नमस्कार। तो सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। और आज की जो चर्चा का विषय है वो है भारतीय भाषा परिवार, और साथ में एक और विषय अभिषेक ने जोड़ा है, भारतीय आर्य भाषा है। तो बड़ा ही व्यापक और विस्तृत विषय है। तो प्रयास करेंगे हम इसको कहाँ तक एक कक्षा में हम लोग कवर कर सकें। बट मुझे लगता नहीं है कि आज हम भारतीय आर्य भाषा वाला जो पक्ष है उसके ऊपर चर्चा कर पाएंगे। भारतीय भाषा परिवार का जो कंसेप्ट है और उसकी जो व्यापकता है वो इतनी ज्यादा है कि उसके लिए थोड़ा सा हमको समय चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको भारतीय भाषा परिवार के बारे में आपके दिमाग में जो परिकल्पना है उसे मैं स्पष्ट कर सकूं। माइक ऑन है तो आप थोड़ा सा माइक म्यूट कर दीजिए क्योंकि थोड़ी सी नॉइज आ रही है। तो हम लोग शुरू करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया भी था और इस बार फिर से मैं ले चलता हूँ कि ये हमारे विश्व भाषा परिवार का मानचित्र है। यहाँ इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैप है इसका मैंने प्रयोग इसलिए किया है कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि पूरे विश्व में छोटी बड़ी भाषाएं तो हजारों में हैं, लेकिन जो भाषा परिवार हैं यानी उन भाषाओं को लेकर के उनके अंदर जो भाषिक समानता है उसको लेकर के जो परिवार बनाए गए हैं वो परिवार भी कितने ज्यादा व्यापक हैं। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग महाद्वीप में कितने रंग दिखाई दे रहे, यानी हर एक रंग जो है एक भाषा परिवार की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो फिर आगे चलेंगे। तो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जो भाषा परिवार की जो परिकल्पना है वो भाषा वैज्ञानिकों ने इसलिए की है क्योंकि उनमें आपस में संबंधित यानी उस परिवार की भाषाओं में आपस में संबंधित होने के कुछ भाषा वैज्ञानिक आधार होते हैं और उन्हीं भाषा वैज्ञानिक आधारों पर उन भाषाओं का वर्गीकरण एक परिवार के अंतर्गत किया जाता है। और भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण का अर्थ है विश्व की भाषाओं को अलग अलग परिवारों में बांटना। जैसे ये उदाहरण भी मैंने बताया था कि जैसे एक माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति एक परिवार के कहे जाते हैं, उसी प्रकार एक ही मूल भाषा से निकली भाषाएं और बोलियां भी एक परिवार की कहलाती हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एक परिवार के जो व्यक्ति हैं उनमें भाई बहन में असमानताएं भी होती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके ममेरे चचेरे फुफेरे भाइयों के और बहनों के चेहरों में भी काफी ज्यादा समानताएं होती हैं। समानताएं इसलिए होती हैं कि कहीं ना कहीं उनके डीएनए में एक समानता होती है और उसी के कारण जो है वो उनका नैन नक्श मिलता है। तो उसी प्रकार जो भाषा एक परिवार की भाषाएं होती हैं वो एक दूसरे से अलग तो होती हैं परंतु उनमें बहुत सारी समानताएं भी होती हैं। अब अगर हम देखें कि किसी भाषा परिवार के निर्माण के लिए किन बातों पर ध्यान दिया जाता है तो पहला क्या है? पहला है ये देखिए भाषिक समानता और दूसरा है स्थानिक समानता। ठीक है, और भाषिक समानता 5 प्रकार की हो सकती है। ध्वनि समानता, शब्द की समानता, रूप रचना की समानता, वाक्य रचना की समानता, अर्थ की समानता। ठीक है, तो ये जो भाषिक समानता है ये जो 5 व्याकरणिक आधार है यानी ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ, उनमें पाई जाने वाली समानता के आधार पर हम उस परिवार की भाषाओं की भाषिक समानता को तय करते हैं। ठीक है, तो उसके इन चीजों में जब जैसे ध्वनि और शब्द और रूप वाक्य इनमें अगर दो भाषाओं में कहीं ना कहीं समानता है तो हम देखते हैं कि ये भाषाएं किसी एक परिवार से आती हैं, इसीलिए इनमें ये व्याकरणिक समानता है। दूसरा जो आधार है वो है स्थानिक समानता का। स्थानिक यानी स्थान को लेकर स्थानिक बना है। तो जैसे एक भौगोलिक क्षेत्र में जो भाषाएं पाई जाती हैं उनमें हो सकता है भाषिक समानता कम हो लेकिन स्थानिक समानता ज्यादा होती है क्योंकि वो स्थानीय भाषाएं होती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि
उदाहरण के तौर पे ये आर्य भाषा परिवार की भाषा है, और तेलुगु वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। लेकिन जब हम दक्षिण उड़ीसा में चले जाते हैं, दक्षिण उड़ीसा में जो उड़िया बोली जाती है उसके ऊपर काफी ज्यादा क्या होता है, स्थानिक समानता देखी जाती है, यानी जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है तेलुगु, उसका प्रभाव देखा जाता है। तो इसके आधार पर भी तय किया जाता है कि भाषा किस परिवार के अंतर्गत आ सकती है। अब जैसे यहाँ मैंने ये दिखाया, मैंने शायद ये पिछली कक्षा में भी इस पर चर्चा किया था। अगर आप इसे देखें तो संस्कृत, मिडी, फारसी, यूनानी, लैटिन और अंग्रेजी और हिंदी, ये सारी जो भाषाएं हैं ये सब एक भाषा परिवार यानी भारतीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और यहाँ पे आप देखिए शब्दगत, इन भाषाओं में शब्दगत समानताएं कितनी ज्यादा है। जैसे संस्कृत में अगर हम पितृ कहें तो मिडी भाषा में पतर, फारसी में पिदर, यूनानी में पाटेर, लैटिन में पेटर, अंग्रेजी में फादर और हिंदी में पिता। तो प या फ तो बिल्कुल कॉमन है। वैसे मदर या मातृ के लिए म देखिए सभी में समान है, और त भी ऑलमोस्ट सभी में या तो त है या ड है या ट है। वैसे भातृ, वैसे दुहितृ, ये जो भाषा के जो प्राचीन शब्द हैं इनमें कितनी ज्यादा समानताएं पाई जाती हैं, क्योंकि ये एक भाषा परिवार की भाषा है। अगला अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे कि इनको आप समझ लीजिए कि जो पूरे विश्व में जितनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं को लेके जो भाषा परिवार तैयार किए गए हैं, उन भाषा परिवारों को फिर से 4 प्रमुख भाषा खंडों में, यानी 4 प्रमुख भाषाई वर्गों में हम उनको रख सकते हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? इनको 4 वर्गों में रखने से क्या होता है, हमको उसको समझने में और उनके वर्गीकरण में थोड़ी आसानी होती है। तो ये देखिए पहला वर्ग जो है वो है अफ्रीकी खंड, है ना। तो इस अफ्रीकी खंड में 4 भाषा परिवार आते हैं। पहला कौन सा है? बुशमैन, दूसरा बांटू, तीसरा सुडानी भाषा परिवार, और चौथा हेमेटिक सेमेटिक भाषा परिवार। ये अफ्रीकी खंड है। उससे आगे चले तो यूरेशिया खंड, यानी यूरोप और एशिया को लेकर के जो वर्ग तैयार किया गया है भाषा परिवारों का, इसमें अब ये कॉमन है। देखिए सेमेटिक हेमेटिक अफ्रीकी खंड में भी आता है और सेमेटिक हेमेटिक इसमें भी आता है ना। इस भाषा परिवार की व्यापकता दोनों खंडों में, दोनों भौगोलिक क्षेत्रों में आ जाती है। उसके बाद हेमेटिक सेमेटिक के बाद कॉकेशियन है, फिर यूराल अल्टाइक है, फिर चीनी है, फिर द्रविड़ है, फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया के क्षेत्र में पाई जाने वाली भाषाएं। फिर जापानी और कोरियाई भाषाएं हैं, भौगोलिक दृष्टि से पास पास हैं जापान और कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। फिर मलेशिया और फिर पॉलिनेशियन, ये भाषा परिवार। और अंत में ये बहुत बड़ा भाषा परिवार है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे, वो है भारतीय भाषा परिवार। तो ये दूसरा खंड क्या है? पहला अफ्रीकी खंड आ गया, फिर आ गया आपका यूरेशिया खंड। यूरेशिया खंड में आपको 9 भाषा परिवार मिल गए। अब और आगे चलें तो तीसरा है प्रशांत महासागरीय खंड, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पैसिफिक रीजन। ठीक है, पैसिफिक रीजन में मलय पॉलिनेशियन, इसका विस्तार यहाँ पे भी है, यूरेशिया में भी है, और इसका विस्तार मलय पॉलिनेशियन का प्रशांत महासागरीय खंड में भी है। और कुछ लोग इसे एक परिवारों का समूह मानते हैं और इसको एक अलग खंड के तौर पे विभाजित नहीं करते, लेकिन आमतौर पे भाषा वैज्ञानिकों ने इसको एक अलग खंड रखा है। तो मलय पॉलिनेशियन परिवार इसके अंतर्गत आता है। और चौथा जो है वो है अमेरिकी खंड, यानी अमेरिकन डिवीजन जो है उसमें अमेरिकी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और इसमें तो विद्वान जो है इसमें 100 से ज्यादा भाषा परिवारों की कल्पना करते हैं, उनको समाहित करना चाहते हैं अमेरिकी खंड में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुछ भाषा परिवार एकाधिक भाषा खंडों में है तथा कुछ को काफी विद्वान एक ही परिवार में रखने के पक्ष में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये भाषा परिवारों का जो अध्ययन है और उनका जो वर्गीकरण है, ये भाषा अध्ययन की सुविधा के लिए इनका निर्माण किया गया है, ताकि हम इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से हम इनको देख सकें, उनकी भाषाई विशेषताओं को जान सकें, परख सकें, उनमें क्या समानताएं हैं, विषमताएं हैं, इनको जान सकें। लेकिन इसमें क्या होता है
एकदम से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपवाद भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो अपवाद हैं, उन अपवादों को साथ में लेकर के ही भाषा परिवारों का वर्गीकरण किया गया है, और उन अपवादों को लेकर के बहुत सारे भाषा वैज्ञानिकों में मतभेद शुरू से है और अभी भी बना हुआ है। लेकिन इन सब चीजों को साथ में लेकर के हमको चलना होता है, और इन जो अपवाद हैं उनको हमको स्वीकार भी करना होता है। हम आगे आगे देखेंगे कि क्या है, और जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ता है, उनके ऊपर रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, और ऐसे नई नई बातें सामने आती जाती है। अब अगला देखिए, एक अगर हम ये इसके ऊपर एक तथ्यात्मक दृष्टि डालें, तो हम पाएंगे कि नए शोधों के अनुसार अभी विश्व में लगभग 147 छोटे बड़े भाषा परिवार है। अभी 147 एक संख्या बताई गई है, लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें बहुत से भाषा वैज्ञानिक कुछ भाषा परिवारों को भाषा परिवार नहीं मानते। ठीक है, और उनकी भाषाओं को उनको विभाजित करके अलग अलग परिवारों में बांट के रखते हैं, और उसको एक अलग से भाषा परिवार का दर्जा नहीं देते। कुछ भाषा वैज्ञानिक हैं और कुछ भाषाएं उनको समाहित करके कुछ नए भाषा परिवारों की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, तो इसमें संख्याएं आगे पीछे होते रहती है, लेकिन मोटा मोटी एक 147 छोटे बड़े भाषा परिवार रखे गए हैं। इनमें से 25 भाषा परिवारों को प्रमुख भाषा परिवार के रूप में चिन्हित किया गया है। 25 जो है वो बहुत बड़े हैं और प्रमुख है, और इन 25 प्रमुख भाषा परिवारों में 6523 भाषाएं, यानी लगभग 95% भाषाएं इन 25 भाषा परिवारों में आ जाती हैं। तो आप सोचिए कि अगर 147 में से 25 गए, तो लगभग और 143 के आसपास जो भाषा परिवार बचते हैं, उसमें सिर्फ 5% भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो इन 25 भाषा परिवारों में अधिकतम भाषाएं समाहित हो जाती हैं, और 53 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें किसी भाषा परिवार के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सका है ना। तो ऐसे भी हैं जो आइसोलेट हैं, ऐसी भाषाएं भी जो आइसोलेट हैं, यानी पृथक हैं, और उनके अभी तक जो है किसी भाषा परिवार के अंतर्गत रखा नहीं जा सका। ये देखिए, जो पाई चार्ट मैंने दिखा है, इसमें थोड़ा और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रमुख जो भाषा परिवार हैं उनकी भाषाभाषियों की संख्या। यानी ये देखिए, जो हरा वाला है, ये हरा रंग जो है इंडो यूरोपियन यानी भारतीय भाषा परिवार, और उसके बाद ये लाल रंग जो है ये सिनो तिब्बतियन भाषा परिवार। ये दो आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़े बड़े भाषा परिवार है। उसके बाद अल्टिक, नाइजर कंगो, एफ्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोएशियन, द्रविडियन, है ना, ये सारे छोटे छोटे भाषा परिवार हैं, और इनमें समाहित भाषाएं और उनको बोलने वाले लोगों का समूह या उनकी संख्या जो है कम है। ठीक है, तो 45% कवर कर लेता है हमारा भारतीय भाषा परिवार, और जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार जिसे हम कहते हैं सिनो तिब्बतियन, उसमें 22% आबादी आ जाती है, और बाकी 6, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से इनको जो भाषाभाषियों की संख्या है वो इनमें आवंटित हो जाती है। आगे चलते, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय भाषा परिवार के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ा भाषा परिवार भी है, और हमारे भारत की जो आर्य भाषाएं हैं और जो हिंदी जिसपे हम बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो भी इसी परिवार के अंतर्गत आती है। तो इस पे चर्चा करेंगे। ये जो भाषा परिवार है, भारतीय भाषा परिवार, ये जनसंख्या, क्षेत्र विस्तार, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, वैज्ञानिक प्रगति, राजनीति एवं भाषा विज्ञान, इन सभी दृष्टियों से निर्विवाद है, और निर्विवाद तो है ही है, बल्कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ये भाषा परिवार माना गया है। इसका जो महत्व है इन सारे दृष्टिकोणों से निर्विवाद है, यानी विश्व में इन सारी चीजों को अगर हम परखें तो ये भाषा परिवार एकदम अलग खड़ा हुआ दिखाई देता है। और भारत यूरोपीय परिवार के विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। आरंभ में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जर्मन विद्वानों ने उल्लेखनीय कार्य किया, और उन्होंने इस परिवार का नाम इंडो जर्मनिक रखा। तो नामकरण हम देखेंगे आगे एक और स्लाइड में है। यहाँ पे पहले इसका नाम, जो जर्मन भाषा वैज्ञानिकों ने इसका नाम इंडो जर्मनिक रखा था। ठीक है, और आगे देखें तो जो जर्मन भाषा वैज्ञानिकों ने इसका नाम इंडो जर्मनिक रखा। उसके बाद यूरोप के इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, पोलैंड आदि देशों में भी इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं।
पर वे न तो भारतीय भाषा के अंतर्गत आती हैं और न जर्मनिक शाखा के। तो यूरोप के कुछ अन्य देशों के विद्वानों को ये नाम स्वीकृत नहीं हुआ, क्योंकि इंडो और जर्मन ये दोनों नाम जो हैं इन देश की भाषाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, इसलिए जो है ये नाम उनको स्वीकार्य नहीं हुआ। उसके बाद कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इसे आर्य परिवार कहा और कुछ विद्वानों ने इसके लिए भारत हित्ती यानी इंडो हित्ताइत नाम भी सुझाया। इंडो जर्मनिक और भारत हित्ती दोनों नाम चल नहीं पाए, विद्वानों को ये नाम स्वीकार हो न सका। ठीक है, तो ये जो नाम है ये इतने प्रचलित हो नहीं पाए अलग अलग कारणों से, उनकी जो व्यापकता है वो इतनी ज्यादा नहीं थी और स्वीकार्य हो नहीं पाया, और अंततः जो है भारतीय नाम जो है यही स्वीकृत हुआ। भारत यूरोपीय नाम का प्रयोग पहल फ्रांसीसियों ने किया। भारत यूरोपीय नाम इस परिवार की भाषाओं के भौगोलिक विस्तार को अधिक स्पष्टता से व्यक्त करता है। यद्यपि यह भी सर्वथा निर्दोष नहीं है, इस वर्ग की भाषाएं न तो समस्त भारत में बोली जाती हैं और न समस्त यूरोप। भारत एवं यूरोप में अन्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ये नाम अन्य नामों की अपेक्षा अधिक मान्य है एवं प्रचलित हो गया है। थोड़ा सा इसका स्लाइड ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो नाम है भारत यूरोपीय या इंडो यूरोपियन, ये नाम बाद में ये स्वीकृत हो गया, लेकिन इसे भी अगर आप देखें तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इस नाम के अंतर्गत समाहित नहीं हो पाती। ठीक है, लेकिन इस परिवार का कोई ना कोई नाम तो रखना ही था, और इसके कारण जो है सबसे व्यापक नाम जो है यही लगा कि ये भारत और यूरोप, इन दोनों भारत उपमहाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, इन दोनों के जो भौगोलिक क्षेत्र है, खास तौर पे यहाँ तक इस भाषा परिवार की भाषाओं का विस्तार है, इसीलिए जो है ये नामकरण जो है स्वीकार्य किया गया और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली या भारतीय भाषा परिवार नाम स्वीकृत हुआ। अब हम देखें तो अगला जो है ये भाषा वैज्ञानिक मानचित्र है। हाँ, इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा चीजें। हाँ, तो ये इस स्लाइड में मैंने जो मानचित्र लगाया है, इससे आप देख पाएंगे कि ये जो भारतीय भाषा परिवार है इसका फैलाव, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये मध्य एशियाई देश हैं, और यहाँ पे आपका ईरान आ गया, ये तुर्की आ गया, है ना, और ये यहाँ पे पूर्वी यूरोप और ये पश्चिमी यूरोप, ठीक है, और यहाँ आपका रशिया आ गया, और ये भी जो है ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है ये भी भारतीय परिवार ही है ना। यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आप अगर देखें तो पूरा उत्तर भारत, यहाँ नेपाल से लेकर के यहाँ अगर आप आए, ये देखिए ये इंग्लैंड है, ये आयरलैंड है, ठीक है, ये आइसलैंड है, और ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं, है ना, नॉर्वे वगैरह, और ये जर्मनी और फ्रांस है, और ये रसिया है। तो ये कितना बड़ा इसका भौगोलिक क्षेत्र है ये आप अनुमान कर सकते हैं। और ये तो यहाँ तक दिखाया गया है। इसको अगर हम और आगे देखें कि इस भारतीय परिवार की जो भाषा है अंग्रेजी तो इस महाद्वीप से आगे निकल करके यूएस में यानी अमेरिका में, और इधर आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में इधर भारत के ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड तक ये फैला हुआ है, यानी न्यूजीलैंड से लेकर के अमेरिका तक, और सुदूर साइबेरिया से लेकर के भारत में आपका महाराष्ट्र गोवा तक इस भाषा परिवार की भाषाएं फैली हुई है ना। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट हो गया आपके मस्तिष्क में कि ये जो भाषा परिवार है ये इतना बड़ा और व्यापक क्यों है भौगोलिक दृष्टि से। यहाँ इस स्लाइड में मैं और थोड़ा आपको क्लियर करूंगा कि
एक जो पॉपुलर कंसेप्ट है, हालांकि इस पे बहुत सारा विरोध भी है और अंतर्विरोध भी है, और ये है कि जो आर्य थे, ये आर्यों की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ थी। तो जो पॉपुलर सा कंसेप्ट है, जो परिकल्पना है, वो ये है कि मध्य एशियाई मैदान, यानी जो यूरोप, दक्षिण रसिया के जो मैदान है, मध्य एशियाई जो मैदान है, यहाँ से यहाँ से आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ से आर्यों की उत्पत्ति हुई थी, और यहाँ से आर्य निकल करके इनकी देखो पहली शाखा स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया यानी जो मैंने आपको बताया अभी, फिनलैंड और ये जो देश हैं, उत्तर यूरोपीय देश, यहाँ चली गई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की ओर, है ना। और दूसरी जो शाखा है वो आ गई आपकी जर्मनिया, यानी ये बाल्टिक लोगों की शाखा थी, ये जर्मनी की तरफ बढ़ गई। तीसरी जो शाखा थी इनकी, ये वोल्गा नदी क्रॉस करते हुए इटली की तरफ चली आई, यानी इटली यानी दक्षिण यूरोप की तरफ चली आई। और चौथी शाखा ग्रीस की तरफ आ गई, यानी जिसे हम लैटिन भाषाएं हैं, रोम में जिन भाषाओं की उत्पत्ति हुई, जिसे हम लैटिन भाषा कहते हैं, ये शाखा यहाँ आ गई ग्रीस में। ठीक है, तो और चौथी शाखा यहाँ आ गई। पांचवी शाखा और छठी शाखा ये यूरोप नहीं गई, बल्कि ये एशिया में ही रही। और ये कहाँ आई? एक शाखा, पांचवी शाखा ईरान की ओर चली आई, यानी फारस की ओर, और छठी जो शाखा है वो भारत की ओर आ गई। और भारत में जो हम कहते हैं कि भाई आर्यों का आगमन हुआ आज से 3-4 हजार साल पहले, और ये आर्य जो है धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गए, और इनकी भाषा और संस्कृति भी जो है, इनका भी विस्तार हुआ। तो ये जो आर्य थे, और इन्हीं आर्यों की भाषा जो है बेसिकली, और इन्होंने ही जो आज हम देखते हैं जो भारतीय भाषा परिवार, उस परिवार के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं, ये माना जाता है कि ये आर्यों की भाषा है। ठीक है, आर्य जो है पहले ये भाषा ये बोलते थे, और इनसे अलग अलग शाखाएं इन भाषाओं की विकसित हुई, और उन शाखाओं से फिर अलग अलग भाषा परिवार विकसित हुए, और उन भाषा परिवार से फिर भाषाएं विकसित हुई। अब आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण देखेंगे तो हमको और भी स्पष्ट होगा। ये देखिए, ये भारतीय भाषा परिवार है, इसका वर्गीकरण में आपको बड़ा विस्तृत है इसको, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कैसे। पहला एक शाखा है केल्टिक, आयरिश, वेल्स आदि में। ठीक है, केल्टिक। उसके बाद इटलिक या लैटिन, इटलिक या लैटिन, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली, फ्रेंच भाषाएं। ठीक है, तीसरी है जर्मनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है, क्योंकि इसमें जर्मनी और जर्मन और अंग्रेजी भाषा इसमें आ जाती है। और चौथी है ग्रीक या हेलेनिक, ग्रीक या हेलेनिक। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे हित्ती, तोखारी, इलिरियन, बाल्टिक, स्लाव और भारत ईरानी। ये देखिए, ये भारतीय भाषा परिवार की पश्चिमी शाखा है। पश्चिमी शाखा यानी इसमें यूरोप की जो भाषाएं हैं वो इस शाखा के अंतर्गत विकसित हुई है। ये सब पश्चिमी यूरोपीय भाषाएं हैं। और यहाँ जो आप देखेंगे ये पूर्वी भाषाएं, इसकी जो पूर्वी शाखा है उसमें हित्ती, तोखारी, इलिरियन, बाल्टिक, स्लाव, स्लाव के अंतर्गत रूसी, चेक, बुल्गारियन, पोलिश ये भाषाएं, और ये शाखा आ गई भारत ईरानी। ठीक है, तो और भारत ईरानी का फिर वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो इसके 3 हैं वर्ग, खास करके ईरानी, फिर दरद, और फिर संस्कृत। और संस्कृत से प्राकृत, और प्राकृत से फिर हिंदी आदि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो ये वर्गीकरण देखिए, इससे आप समझ पाएंगे। 2 वर्गों में इनको हम पहले बांटेंगे, एक पश्चिमी और पूर्वी। और पश्चिमी में ये 4 उपवर्ग हैं, और इसके फिर जर्मनी के 2 उपवर्ग किए गए। इसकी पश्चिम जर्मन और उत्तरी जर्मन। पश्चिमी जर्मन से जर्मन, अंग्रेजी, डच आदि भाषाएं, और उत्तरी से स्वीडिश, नॉर्वेजियन, आइसलैंडिक, ठीक है, जो नॉर्डिक देश हैं उनकी भाषाएं। और यहाँ जो है, इसको आगे हम देखेंगे, इसको और भी इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अब भारतीय, अब ध्वनि के आधार पर भी इसका एक वर्गीकरण किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। बच्चों को जानना चाहिए, छात्रों को, कि ये क्या है। ध्वनि के आधार पर इसका एक सामान्य, एक सरल सा वर्गीकरण है,
वो ये कहलाता है सतम और केंतुम। ठीक है, सतम और केंतुम, ये क्या है सतम और केंतुम? भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर सतम और केंतुम दो वर्गों में रखा गया। ठीक है, सतम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? सतम में आती है अवेस्ता, फारसी, संस्कृत, हिंदी, रूसी, बल्गेरियन, बाल्टिक। और केंतुम वर्ग में कौन सी भाषाएं आती हैं? लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, ब्रिटन, जर्मनिक और गैलिक, केंतुम वर्ग में। अब आपका दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ये है क्या, ये वर्ग, इसका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया? अब इस पे आप देखिए, इन भाषाओं में अगर हमको 100 बोलना है, 100 बोलना है, तो हम कैसे? अवेस्ता में सतम बोलेंगे, फारसी में सद बोलेंगे, संस्कृत में सतम बोलेंगे, हिंदी में सौ बोलेंगे, रूसी में स्तो बोलेंगे, बल्गेरियन में सुतो बोलेंगे, बाल्टिक में जिस्तस बोलेंगे। लेकिन केंतुम वर्ग में अगर हमको ये बोलना हो तो यहाँ पे देखिए स का उच्चारण नहीं है, बल्कि स की जगह पे किसका उच्चारण है? क का। लैटिन में हम बोलेंगे कैंतुम, ग्रीक में हम सौ को बोलेंगे हेक्टोन, इटालियन में बोलेंगे कैंतो, फ्रेंच में बोलेंगे कैंथ, ब्रिटेन में कैंट, जर्मनिक में हुन, गैलिक में क्यूड। ठीक है, अब ये क्या है? मूल भारतीय भाषा की कंठ ध्वनियां कुछ शाखाओं में कंठ्य क ख आदि रह गई हैं और कुछ शाखाओं में संघर्षी श श स ज हो गई है। लातिन में सो को कैंतुम कहते हैं और अवस्था में श। इसलिए भारतीय भाषा परिवार की भाषाओं को कैंतुम और शतम वर्ग में विभाजित किया गया। ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं क्या हुआ है कि ये मतलब इसका ये परिवार इतना बड़ा था कि एक भाषा वैज्ञानिक ने ये तथ्य रखा कि इसमें जो उच्चारण होता है ध्वनियों का, उसमें एक भाषा वर्ग में कुछ कंठ ध्वनियां हैं, जैसे क ख आदि रह गई हैं, जबकि कुछ शाखाओं में ये जो ध्वनियां परिवर्तित हो गए संघर्षित ध्वनियों में, जैसे स ज श में परिवर्तित हो गई, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये कंठ ध्वनियां हैं और ये यहाँ पे श ज आदि ध्वनियां बोले जाने वाला वर्ग है। तो जहां पे स का उच्चारण आ गया वो शतम वर्ग, और जहां पे ये कंठ ध्वनियां रही, कंठ से बोले वाली ध्वनियां, और थोड़ा इसमें बोलने में इनका अंदाज में दबाव या फोर्स ज्यादा रहता है, वो केंतुम वर्ग में आ गई। ठीक है, अब इस पे थोड़ा और हम प्रकाश डालें। भारतीय भाषा परिवार का वर्गीकरण जो है ये मैंने यहाँ बताया आपको, केंतुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आ गई हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण। भारतीय भाषा परिवार की भाषाओं का व्याकरण और ध्वनि के आधार पर शैंतम और केंतुम, सतम और केंतुम दो वर्गों में बांटा गया। ये वर्गीकरण बान ब्रेडके, ये भाषा वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था? बान ब्रेडके, इनके द्वारा किया गया। इस परिवार की पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा थी, परंतु 20वीं सदी में तोखारी भाषा निकल पड़ी जो पूर्व में होने पर भी केंतुम वर्ग की, इसीलिए विभाजन स्थिर नहीं रह सका। इस वर्गीकरण का आधार है शौ के लिए प्रयुक्त शब्द। प्राय पूर्व की भाषाओं में इन शब्द के लिए शतम उच्चारण मिलता है, जबकि पश्चिम में केंतुम का उच्चारण। इस तरह अन्य शब्दों में भी च और क या ह का विभेदीकरण हो गया, जिससे इन शब्दों का वर्गीकरण का नामकरण हुआ। उदाहरण के लिए केंद्र, सेंटर, सप्त, हप्त। आइए इन दोनों वर्ग की भाषाओं को देख लें। मैंने जो आपको बताया स्लाइड में यही बताया गया कि ऑलमोस्ट जो पूर्वी शाखा की जो भाषाएं हैं वो शतम वर्ग में आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे स, श, ज का प्राधान्य है, और पश्चिमी शाखाएं जो है वो केंतुम के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसमें क या ह जैसे कंठ ध्वनियों का प्राधान्य है। केंतुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी शाखाएं पहले आती हैं, हम देखें। इसमें केल्टिक, यूटानिक या जर्मनिक, लैटिन या इटैलिक, हेलेनिक या ग्रीक, हित्ती और तोखारी, ये केंतुम वर्ग की भाषाएं। केल्टिक कहां बोली जाती है? आज से 2000 वर्ष पूर्व इस भाषा की शाखाएं यूरोप के विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती थी, किंतु अब यह आयरलैंड, स्कॉटलैंड, मालदीव तथा कार्नवाल के कुछ भागों में इसका क्षेत्र शेष रह गया है। केल्टिक में आदिम भाषा का कब कहीं ब तथा कहीं क के रूप में विद्यमान है। इस शाखा का इटैलिक से घनिष्ठ संबंध है। इस शाखा के 3 वर्ग माने गए, एक गाली, दूसरा गोइडेली यानी आयरिश, स्कॉच
मैक्स बर्टन। ठीक है, तो ये आप देखिए आयरलैंड, स्कॉटलैंड, मालदीव और कार्निवल, ये जो ज्योग्राफिकल रीजन है, यहाँ अगर हम देखें इसको मानचित्र में तो हम पाएंगे ये जो इंग्लैंड है, इसको हम पूरे क्षेत्र को ग्रेट ब्रिटेन के नाम पे जानते हैं। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, इसमें आप कई बार अखबार में आता है कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इनको आज़ादी देने के लिए कई आंदोलन चल रहे हैं और जनता का सर्वेक्षण वगैरह लिया जाता है। तो ये यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो द्वीप है ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड कहलाता है। तो ये जो वर्ग है, ये इसकी भाषाएं इसमें यहाँ बोली जाती है। कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये जो मैंने यहाँ दिखाया, केल्टिक में गाली, आयरिश या स्कॉच, मैक्स और बादानी, ये तीन वर्ग की, तीन उपवर्ग हैं इसके, और ये इन क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद दूसरा है ट्यूटेनिक या जर्मनिक। जर्मन शब्द का अर्थ है पड़ोसी। ये भी देखिए इंटरेस्टिंग है कि जर्मन शब्द का मतलब क्या है, पड़ोसी। और ये भारतीय परिवार में सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इसको भाषा वैज्ञानिकों ने सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच के रूप में इसको परिभाषित किया है। किसको, जर्मनिक को। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी, जर्मन, डच आदि जो भाषाएं हैं ये इसी से विकसित हुई हैं और इसी वर्ग में आ जाती हैं। इसका प्राचीन रूप गाथिक आदि भाषाओं में मिलता है और प्राचीन सामग्री के आधार पर इस शाखा के अंतर्गत भाषाओं के तीन समूह हैं, उत्तरी ट्यूनिक, पूर्वी समूह और पश्चिमी समूह, है ना। तो उत्तरी ट्यूनिक में इसकी दो शाखाएं हैं, पश्चिमी स्कैंडिनेवी, पूर्वी स्कैंडिनेवी। और पूर्वी समूह में इसकी मुख्य भाषाएं गाथिक हैं। यूरोपीय की पुरानी बातें इसमें, भारतीय की पुरानी बातें इसमें सुरक्षित हैं। ये भाषा संस्कृत के निकट मानी जाती है। और पश्चिमी समूह में इसकी तीन शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पहली इंग्लिश, दूसरी जर्मन और तीसरी डच। तो इंग्लिश तो आप जानते ही हैं, आज विश्व की सबसे बड़ी व्यापक भाषा है ये, और 25 करोड़ व्यक्तियों के साथ भाषा है। 25 करोड़ तो नहीं, संख्या बढ़ गई होगी, ये थोड़ा डेटा पहले का है। जर्मन जो है इसकी दो शाखाएं हैं, उच्च जर्मन, निम्न जर्मन। और जो डच है ये मुख्य रूप से हॉलैंड की भाषा है। हॉलैंड को डच भी बोलते हैं ना इस देश को, तो भाषा के आधार पर उसका नामकरण हुआ है। ये देखिए यहाँ मैंने जो कहा ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो जर्मनी और इंग्लिश भाषा है ये विश्व में एक तरह से डोमिनेटिंग है। इसका जो वर्चस्व है और प्रभुत्व काफी ज्यादा है, खास करके इंग्लिश का। तो इसलिए जो है ये समूह बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये शाखा जो है पूरे भारतीय परिवार में सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानी गई। तो इसको आप थोड़ा सा इसका वर्गीकरण अपने दिमाग में रखिए कि ये ट्यूटेनिक या जर्मनिक जो शाखा है, परिवार है, उसमें उत्तरी ट्यूनिक, इसके अंतर्गत दो हैं, पश्चिमी स्कैंडिनेवी, पूर्वी स्कैंडिनेवी। और पूर्वी समूह है दूसरा ख में, इसके अंतर्गत जो गाथिक, जो पुरानी यूरोप की भाषा है गाथिक, और इसे संस्कृत के निकट माना गया। और पश्चिमी समूह जो आ जाता है ये इंपोर्ट होता है, इसकी भी तीन शाखाएं, उसमें इंग्लिश, जर्मन और डच का विकास हुआ है। इस भाषा की सभी भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक, इस वर्ग की सभी भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक से अयोगात्मक होती जा रही है। तो योगात्मक से अयोगात्मक होती जा रही है। जैसे आप जानते हैं कि भाषा का क्रम ज्यादातर क्या होता है, वो योगात्मक से अयोगात्मक की ओर जाता है। आज संस्कृत योगात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत से विकसित हो रही हिंदी वो क्या है, अयोगात्मक भाषा है ना। भाषाएं योगात्मक से अयोगात्मक की ओर जा रही है और यहाँ की भाषाएं भी अभी वही उनकी स्थिति है। तीसरा आ गया इसमें इटैलिक और लैटिन। इस पर देखें ये कौन सा वर्ग है और इससे कौन सी महत्वपूर्ण भाषाएं इससे विकसित हुई हैं। ये आपने नाम बहुत सुना होगा, लैटिन या लातिनी। तो ये आखिर है कहाँ की भाषा और इसका इतना महत्व क्यों? क्योंकि विश्व में जो प्राचीन भाषाएं हैं उसमें जो महत्व संस्कृत का है वही महत्व लातिनी या लैटिन का है। ठीक है, तो इसे लैटिन या लैटिनी भी कहते हैं। यह भाषा इस परिवार की प्राचीन भाषाओं में से है और अब भी वर्तमान है। इसे रोमांस भाषाएं निकली है। रोमांस यानी रोम के आसपास की जो भाषाएं हैं, है ना, उसे रोमांस भाषाएं कहा गया। और लैटिन रोम की भाषा थी,
रोम साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने पर इसका साहित्यिक महत्व तो काफी समय तक रहा, परंतु कालांतर में बोलचाल की भाषाओं में ने इसको पराजित कर दिया। फ्रेंच, इतावली, स्पेनिश, पुर्तगाली, रोमेनियन प्रमुख लातिनी भाषाएं। ये फ्रेंच, इतावली, स्पेनिश और पुर्तगाली सारी प्रमुख लातिनी भाषाएं हैं, जिनको हम रोमांस भाषाएं कहती हैं, रोम की भाषाएं कहते हैं। ये देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाषा वर्ग है, और ये लैटिन भाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि आज के डेट में आज आप देखते हैं जो इवन हम लोग जो प्राचीन देवताओं के, है ना, प्राचीन देवताओं के नाम भी जो है इसी भाषा के नाम पे रखे गए। इवन जो प्राचीन बहुत सारे ग्रह और खगोलीय पिंडों के नाम भी इस पे रखे गए। इवन जो हम लोग दवाइयां देखते हैं, दवाइयों के नाम भी जो है इन्हीं भाषाओं से उठाए गए हैं। डॉक्टर भी जो लिखता है आरएक्स, है ना, प्रेस्क्रिप्शन लिखने से पहले, तो उसका भी अगर आप अर्थ देखेंगे तो वो भी एक लैटिन जो है भाषा में उसका कुछ अर्थ है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं लैटिन से बाद में फिर ये इंग्लिश में, फ्रेंच में आई, है ना। तो फ्रेंच, इतावली, ये सब जो है इससे विकसित हुई भाषाएं हैं इस वर्ग से, और ये और बड़ा ही इसका महत्व रहा। एक जमाने में ये बहुत क्लासिकल लैंग्वेज मानी जाती थी। जैसे प्राचीन जो विद्वान हुए, इलियड, होमर, अरस्तु, एरिस्टोटल जिसे हम कहते हैं उनकी भाषा में, और हमारी भाषा में अरस्तु कहते हैं, और इन्होंने जो कुछ भी लिखा है ना, ये सब लैटिन भाषा में लिखा है। तो प्राचीन विश्व की ये बहुत बड़ी भाषा है, बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है। उसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि हेलेनिक या ग्रीक, इसको ग्रीक शाखा भी कहते हैं। कैंतुम समूह में ये शाखा सबसे प्राचीन है। महाकवि होमर के इलियाड और ओडिसी महाकाव्य इसी के प्राचीन उदाहरण है। सुकरात तथा अरस्तु ने भी अपने विचार इसी भाषा में व्यक्त किए। जो अभी मैं कह रहा था, सुकरात और अरस्तु, इस भाषा का आधुनिक रूप यूनान देश की बोलियों में प्राप्त है। यूनान, ग्रीक और संस्कृत में बहुत सारी समानताएं हैं। ग्रीक में मूल स्वर सुरक्षित है, तो संस्कृत में मूल व्यंजन, समास और बातचीत दोनों में समान है। लकारों में समृद्धि संस्कृत में अधिक है। तो ये जो ग्रीक है ये भी इससे मिलती जुलती भाषा और आसपास की शाखा है। ग्रीक और रोमन जो हम कहते हैं, ग्रीको रोमन। ठीक है, तो ग्रीक शाखा ये कैंतुन समूह की सबसे प्राचीन भाषा है। और ये मैं थोड़ा सुधार कर दूं, जो मैंने होमर का इलियड और ओडिसी कहा था, ये इसमें नहीं आती है लैटिन में, बल्कि ये जो ग्रीक भाषा है हेलेनिक या ग्रीक, इसमें आ जाती है। ठीक है, और सुकरात और अरस्तु ने भी अपने विचार इसी भाषा में इन्होंने व्यक्त किए थे, और इसमें काफी ज्यादा समानता है लैटिनी और ग्रीक भाषा में। और ये आधुनिक रूप में यूनान देश में बोली जाती है। यूनान यानी रोम में बोली जाती है। तो उसका हित्ती आ गई 16वीं सदी के उत्तरार्ध में। बोगजकुई की खुदाई में इसका रूप किलाक्षरों में मिला था। ऐसा विवाद है कि भारतीय परिवार से कुछ शब्द उधार लेकर इस भाषा ने अपनाए। विभक्तियां और सर्वनाम संस्कृत और लैटिन से बहुत अंशों में मिलता है, परंतु अनेक विद्वान इस भाषा को मूल भारतीय भाषा से भी प्राचीन मानते हैं। तो ये हित्ती है ना, यूरोपीय खंड की कैंटुम खंड की भाषा है, प्राचीन भाषा इसे माना गया है। उसका तोखारी आती है। तोखारी के संबंध में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम चलेगा कि अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और जर्मन विद्वानों ने पूर्वीय तुर्किस्तान के तुर्कान प्रदेश में 20वीं सदी के आरंभ में कुछ ग्रंथ पाए जो भारतीय लिपि यानी ब्राह्मी और खरोष्टी में थे। फलस्वरूप यह भाषा भारतीय परिवार की सिद्ध हुई। बोलने वाले तोखार लोग थे, इसीलिए तोखारी कहलाए। ठीक है, तो देखिए इसे कहाँ कनेक्शन, कहाँ तो आपका तुर्किस्तान या तुर्की, और वहां पे कुछ ग्रंथ ऐसे पाए गए जो कि भारतीय लिपियों में यानी ब्राह्मी और खरोष्टी में थे। तो इसको जो है भाषा वैज्ञानिकों ने इसलिए इसको भारतीय परिवार की भाषा को सिद्ध किया गया, और तोखार जाति के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए तोखारी कहलाई। इस भाषा में स्वरों की जटिलता कम है, संधि के नियम संस्कृत जैसे हैं, विभक्तियां भी 8 हैं, शब्द भंडार संस्कृत के समीप है। अब देखिए काफी ज्यादा इसमें मिलता है ये संस्कृत से ये भाषा। जैसे पितृ को यहाँ पाचर कहा जाता है, मातृ को माचर। इस भाषा की प्राप्त सामग्री के अध्ययन से पता चलता है कि इसमें 2 बोलियों का प्रयोग हुआ है। अब हम केंटुमबर्ग की भाषाओं को देखा, और केंटुमबर्ग में हमने 6 भाषाएं ऐसी हमने देखी जो कि केंटुमबर्ग में आती हैं, और उससे दूसरी भाषाएं विकसित हुई हैं, ये हमने देखा। अब हम शतमबर्ग की ओर आते हैं। शतम में पहला
क्या है? इलिरियन, बाल्टिक, स्लोवेनिया, आर्मेनियम और आर्य या भारत या इंडो ईरानियन जो भाषाएं। ठीक है, तो ये इलिरियन बाल्टिक ये कहाँ की भाषाएं और कौन लोग बोलते हैं? इलिरियन का क्षेत्र इटली के आसपास है। इसकी एक शाखा अल्बेनियन है। उसी के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त है, इसलिए इस शाखा को अल्बेनियन कहा गया है। इसे बोलने वाले अल्बेरिया और ग्रीस में रहते हैं। अल्बेरिया और ग्रीस में अल्बेनियन साहित्य लगभग 17वीं सदी से प्रारंभ होता है। इसके पूर्व का रूप इस भाषा का नहीं मिलता, अतः इसका ऐतिहासिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस भाषा ने तुर्की, लैटिन, ग्रीक आदि के भी शब्द लिए हैं, इसीलिए जानना कठिन है कि इसके अपने शब्द कितने हैं। बहुत दिनों तक विद्वान इसे स्वतंत्र भाषा मानने को तैयार नहीं थे, परंतु किसी से पूर्णतः मेल न खाने पर इसे अलग ही माना गया है। तो ये इलेरियन जो है इटली के आसपास का क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है और इसकी एक शाखा अल्बेनियन है। और इसमें जो है जर्मन और फ्रेंच इन भाषाओं के शब्द भी जो है समाहित हो गए, लेकिन भाषा वैज्ञानिक इसे एक अलग भाषा परिवार मान के इसका वर्गीकरण किया है, अलग से रखा है इसको इलिरियन। अब बाल्टिक देखिए, बाल्टिक भाषा में 3 भाषाएं आती है इस वर्ग में। एक प्राचीन काल की भाषाएं और दूसरी लिथुआनिया और तीसरी लैटिस। इसका स्थान प्राचीन प्रशा प्रदेश है। 15वीं सदी के बाद तथा 16वीं सदी को लिखी हुई पुस्तकें इसमें मिलती हैं। यह भाषा 17वीं सदी में समाप्त हो गई। तो प्राचीन प्रशा का मतलब यहाँ जर्मनी है। ठीक है, तो प्राचीन जर्मनी में इसकी भाषाएं बोली जाती थी और ये लगभग 17वीं सदी तक ये भाषा समाप्त हो गई। उसके बाद दूसरी जो भाषा है इस वर्ग की, बाल्टिक वर्ग की, लिथुआनिया, ये देश का भी नाम है, आपने सुना होगा। इसका क्षेत्र प्रशा के उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में, और इसका साहित्य 16वीं सदी के बाद से आरंभ होता है। और इसके प्रसिद्ध पुस्तक महाकवि दोगेलेटिस की सीजन्स है। इसकी रचना काल 1750 है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। इसी कारण आज ये मूल भारतीय भाषा से अधिक दूर नहीं है। इसमें अब भी एष्टि यानी अस्थि एवं जीवा जैसे रूप मिलते हैं। वैदिक संस्कृति भांति इसमें अभी भी संगीतात्मकता और द्विवचन है। तो ये लिथुआनिया की भाषा है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है और अभी भी इसका विकास हो रहा है और इसका विकास धीरे धीरे, विकास क्रम थोड़ा सा स्लो है। और लैटिस क्या है? ये रूस के पश्चिमी भाग में लेटविया राज्य की भाषा है। लेटविया आप देखिए, गूगल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है रूस के, और वहां की ये भाषा, ये लिथुआनियन से अधिक विकसित है। इसमें भी साहित्य का अध्ययन 16वीं सदी में प्राप्त हुआ। इस भाषा के अधिक विकसित होने के कारण बाल्टिक शाखा को लैटिस शाखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बाल्टिक वर्ग में सबसे ज्यादा डेवलप जो लैंग्वेज है, विकसित है, वो लैटिस ही है और लैटविया राज्य में बोली जाती है। अब हम देखें तीसरा जो है स्लेवनिक। ये एक विस्तृत भाषा वर्ग है। पूर्व यूरोप का एक बड़ा भाग इसमें आता है। दूसरी तीसरी शताब्दी तक इस भाषा को बोलने वाले एक सीमित क्षेत्र में रहते थे। 5वीं सदी के बाद ये लोग इधर उधर फैलने लगे। 9वीं सदी तक रूस, पोलैंड, बल्गारिया इसके प्रभाव में आए। इसके 3 भाग किए जा सकते हैं। स्लेवनिक जो है ये भी स्लोवानिया, आपने सुना होगा राष्ट्र है ना, उसके नाम पर इस भाषा के नाम पे राष्ट्र का नाम पड़ा है। राष्ट्र के नाम पे भाषा का नाम नहीं पड़ा है, बल्कि भाषा के नाम पे ही यूरोप के देशों का नाम पड़ा है। तो ये स्लोवेनिक जो भाषा है इसका 3 खंड है, 3 शाखाएं हैं, पूर्वी शाखा, पश्चिमी शाखा, दक्षिणी शाखा। तो इसकी 3 भाषाएं पूर्वी शाखा में कौन सी? एक महारूसी, श्वेत रूसी और लघु रूसी। और रूसी रूस की प्रधान भाषा है। 18वीं सदी के पूर्व तक ये बहुत अस्त व्यस्त थी। उसके बाद इसे टकसाली रूप मिला। टकसाली मतलब स्टैंडर्ड रूप दिया गया। श्वेत रूसी रूस के दक्षिण में बोली जाती है। लघु रूसी का दूसरा नाम रूथेनियन है और इसे बोलने वाले ऑस्ट्रिया में भी मिलते हैं। जो रूसी भाषा है ये स्लोवेनिया की पूर्वी शाखा के अंतर्गत सबसे बड़ी भाषा है, महत्वपूर्ण भाषा है और वर्ल्ड में भी इसे बड़ी महत्वपूर्ण भाषा बोला जाता है, क्योंकि पूरे जो रसिया, पहले जो यूएसएसआर था यानी अविभाजित रसिया था, उनके जो मूल रूस देश के अलावा जो दूसरे देश जो अलग हो गए, वहां पे भी रशियन लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया और बड़ी अच्छी और प्राचीन भाषा और बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ इस भाषा में लिखे गए। उसके बाद पश्चिम में अगर हम थोड़ा आ जाएं रूस से हट करके, तो यहाँ पे चेक आता है। चेक गणराज्य आपने सुना होगा नाम, ठीक है, चेक रिपब्लिक। इसकी ये प्रधान भाषा जो चेक भाषा है, ये पश्चिम शाखा की सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है। ये प्रधानतः बोहेमिया की भाषा है, अतः इसका नाम बोहेमियन भी है। इसका नियमित साहित्य 12वीं सदी में मिलता है। इस शाखा में पोलिश भाषा भी आती है।
इसका मूल क्षेत्र अब केवल पोलैंड है। अब ये कौन सा क्षेत्र में बोली जाती है? पोलैंड में बोली जाती है। और पोलैंड से हट करके अब चेक रिपब्लिक जो बन गया है, वहां पे भी ये भाषा बोली जाती है। इसकी पश्चिमी चेक भाषा है, चेक अलग भाषा है, ठीक है। जैसे जो देश था वो दो देश थे, चेक और स्लोवाक, ठीक है। तो स्लोवाक मैंने जो यहाँ बताया ना, आप देखिए नाम देखिए, स्लोवेनिक भाषाएं। तो बाद में चेक और स्लोवाक, जिसको मिला करके एक नाम था चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो बाद में उनका विभाजन हो गया और चेक गणराज्य अलग हो गया और स्लोवानिया अलग हो गए। दक्षिणी शाखा, इसमें बुल्गारियन जो भाषा है वो सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है, और इसे इसके प्राचीन रूप को चचर स्लोवेनिक कहा जाता था। इसमें बाइबिल का अनुवाद 26वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। वर्तमान बल्गेरियन पूर्णतः वियोगात्मक भाषा हो गई है। इसमें ग्रीक, अल्बेनियन, रूमेनियन, तुर्की के शब्दों की भरमार है। इसका क्षेत्र बुल्गारिया के अतिरिक्त यूरोपीय तुर्की तथा ग्रीस में भी ये बोली जाती है। तो बल्गेरियन भी बहुत है, इसके कवियों, इस भाषा के कवियों को नोबेल पुरस्कार तक मिला हुआ है। तो बल्गेरियन जो है इस दक्षिणी शाखा की प्रमुख भाषा है, और इसका जो क्षेत्र है वो बल्गेरिया के अतिरिक्त तुर्की और ग्रीस में भी फैला हुआ है। और आर्मेनियन, चौथा जो है आर्मेनियन, कुछ लोग इस शाखा को आर्य भाषा के अंतर्गत रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके अनेक शब्द ईरानी से मिलते हैं, परंतु ये केवल उधार लिए गए। 5वीं सदी में आर्मेनिया पर ईरान के युवराज का राज्य था, इस कारण ईरान के शब्दों का बहुल्य है। इस भाषा की योगात्मकता और ध्वनि आदि ईरान से नितांत भिन्न है। इसके नवीन रूप का प्रयोग धार्मिक कार्यों में अब भी होता है। इस कार्य को आर्य और ग्रीक के बीच की कड़ी कहा जाता है। वर्तमान आर्मेनियन के दो प्रधान रूप हैं, एक का प्रयोग एशिया में होता है, दूसरे का यूरोप में। एशिया में बोले जाने वाली का नाम महाराष्ट्र, और यूरोप में बोले जाने वाली भाषा का स्तुम्बल कहते हैं। स्तुम्बल में साहित्य की रचना भी होती है और इसकी प्रधान बोली है। तो आर्मेनियन जो है, ये जो ईरान का जो उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ पे तुर्की आदि पड़ता है, यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। ये देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा दूं। ये ईरान है ना, ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ठीक है। और ईरान से यहाँ अगर हम चलें तो ये जो क्षेत्र है ये तुर्की है ना, तुर्की। और तुर्की के बारे में कहा जाता है कि तुर्की एक ऐसा देश है जो आधा एशिया में और आधा यूरोप में है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसको आर्मेनियन क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पे जो भाषा का एक वर्ग विकसित हुआ है, इसमें कहा जाता है कि इसे अलग इसका वर्गीकरण किया गया, लेकिन जो ईरानी भाषा के शब्द हैं, यानी जो फारसी, ईरानी का मतलब है, हम लोग उसे हिंदी में फारसी कहते हैं, तो फारसी भाषाओं के शब्द भी जो है इसमें घुल मिल गए। तो ये उसका क्षेत्र है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा था कि जो आप जिन भाषाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, उनका क्षेत्र जो है ये है, ये पूरा उनका क्षेत्र है, ठीक है। ये आप यहाँ से, ये पूर्वी रसिया है और ये पश्चिमी रसिया है। और रशिया भी देखिए एक ऐसा राष्ट्र है और इतना मतलब भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा राष्ट्र है कि इसका आधा क्षेत्र तो एशिया में आता है और आधा क्षेत्र जो है यूरोप में आता है ना। तो ये पश्चिमी रसिया जो यूरोप में आता है, ये पूर्वी रूसिया, ठीक है। और ये जो देश है, कजाकिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान, ये जो राष्ट्र है, ये बाद में जब यूएसएसआर भंग हो गया था तो ये राष्ट्र अलग हो गए थे। अभी जो हम रूसी भाषा की बात कर रहे थे, दक्षिणी रूसी, या जो उसके 3 वर्ग किए गए हैं, है ना, श्वेत रूसी, ये सारी जो है, इसका क्षेत्र आप देखेंगे इधर साइबेरिया से लेकर के, है ना, इधर साइबेरिया से लेकर यहाँ आपका कजाकिस्तान, और यहाँ आपका यूरोप तक जो है रशियन भाषा का प्रभाव फैला हुआ है। ये जो देश आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 3 देश हैं। इसे उत्तर यूरोपीय देश या नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है ना। इसमें आपका नॉर्वे और 2-3 देश और भी हैं, और जहाँ पे हम कहते हैं ना 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, तो ये वो क्षेत्र है। और ये इंग्लैंड है, और ये आप जो देख रहे हैं ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, और ये पुर्तगाल है, तो ये जो है ये इटली है, ठीक है। तो ये मैंने, और ये बाकी जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये अलग अलग यूरोपियन
राष्ट्र है। तो ये जो भारतीय भाषाओं का विस्तार है और इनकी जो उप शाखाएं हैं इसकी, ये सारी जो है यहाँ की भाषाएं इनसे विकसित हुई हैं और यहाँ बोली जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये मैप दिखाया कि भौगोलिक दृष्टि से आप इसको और थोड़ा आप समझ सकें। तो हम बात कर रहे थे आर्मेनियन की, हो गई आर्मेनियन। अब हम चलते हैं जो हम लोग का थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट होना भी चाहिए कि जो शाखा हमारे यहाँ आ गई भारत की तरफ, दक्षिण की तरफ, उसमें भारत ईरानी उपवर्ग इसको हम कहते हैं। सतम वर्ग की एक महत्वपूर्ण शाखा भारत ईरानी भाषाओं से, इसके बोलने वालों की संख्या विश्व की आबादी का लगभग 20% है। बल्कि अब तो अगर हिंदी आदि जोड़ दें तो इंडो भारतीय भाषाएं, जैसे भारतीय आर्य भाषाएं और फारसी, इसे जोड़ दें तो संख्या और भी बढ़ जाएगी। तो ईरान की फारसी, अफगानिस्तान की पश्तो, पाकिस्तान की भाषाएं, उत्तर भारत की आर्य भाषाएं, नेपाल की नेपाली, बांग्लादेश की बांग्ला, श्रीलंका की सिंहली, ये सब इसी उपवर्ग के अंतर्गत आ जाती हैं। भारतीय परिवार की ये महत्वपूर्ण और अत्यंत प्राचीन शाखा है ना। सबसे प्राचीन शाखाओं में तो इसकी गिनती होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण तो है ही। ऋग्वेद के समान पुराना और समृद्ध साहित्य इस परिवार के किसी अन्य भाषा में नहीं मिलता। इसकी कुछ ऋचाएं 2500 वर्ष ईसा पूर्व की लिखी गई थी। पारसियों का धर्म ग्रंथ जिंद अवस्था भी लगभग 7वीं सदी ईसा पूर्व का है। इस शाखा की भाषाओं ने भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान की है। विद्वानों की मान्यता है कि जब आर्य जाति अन्य भारतीयों के साथ छोड़ने के बाद आगे बढ़ी तो कुछ लोग ईरान में रुक गए और कुछ आगे बढ़कर भारत में आ बसे। इस प्रकार इनकी भारतीय और ईरानी दो प्रमुख शाखाएं हो गई। इन दोनों को भारतीय परिवार की अलग अलग शाखाएं मानना वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत सी बातों में साम्य रखती हैं, जिससे स्पष्ट है कि दोनों एक शाखा के रूप में विद्यमान थी। वास्तव में इस शाखा के 3 भाषा समूह हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ये है प्राचीन है। और हमारे जो वेद उपनिषद जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वहां से लेकर के जो पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है जिंद अवस्था, जो 7वीं सदी ईसा पूर्व की है, वो तक इस भाषा में लिखा गया है। और जो इसमें क्या हुआ कि कुछ विद्वान इसको ये कहते हैं कि भाई इसकी 2 शाखाओं को अलग अलग मानते हैं, जो एक ईरान चली गई और एक इंडिया आ गई। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, ये शाखा एक ही थी और एक ही शाखा से इसकी 2 भाषाएं, यानी भारतीय आर्य भाषाएं और ये जो फारसी भाषाएं है ना, फारस की भाषाएं, इनका विकास हुआ, ऐसा मानते हैं। तो हम देख लेते हैं थोड़ा इसको और कि इस पे इसकी विशेषताएं क्या है। इसमें इसकी 3 शाखाएं मानी गई। ये जो उपवर्ग है इसकी 3 शाखाएं हैं, एक ईरानी, एक दरद और एक भारतीय। ईरानी भाषा का प्राचीनतम साहित्य पारसी धर्मग्रंथ जिंद अवस्था है। इसकी भाषा ऋग्वेद से बहुत कुछ मिलती है। ये जो जिंद अवस्था यानी जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है, क्योंकि पारसियों का ओरिजिन जो है वो ईरान से वो चल करके दूसरे देशों में गए और फैले। तो मुसलमान तो बाद में आए, बाद में उन्होंने ईरान पे कब्जा किया, लेकिन उससे पहले जो लोग थे वो पारसियन थे, जो कि फारस या ईरान में रहते थे। और उनका जो धर्म ग्रंथ था वो 7वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा गया। और इसकी भाषा ऋग्वेद से बहुत कुछ मिलती है। यानी इधर पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है वो जिंदावस्था, और इधर हमारा जो धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद, उसकी भाषा में काफी समानताएं पाई गई है। इसके अतिरिक्त 6ठी सदी ईसा पूर्व के कुछ शिलालेख भी ईरान में मिलते हैं। पश्तू, परतू, बलूची, आधुनिक भारतीय फारसी आदि इसी शाखा की भाषाएं है ना। पश्तू जो है ये आपके अफगानिस्तान में बोली जाती है, पश्तू, परतू। बलूची पाकिस्तान में बोली जाती है, बलूचिस्तान में। और फारसी जो है इसी शाखा की भाषाएं, फारसी यानी जो हम ईरानी भाषा या फारसी कहते हैं, जिनके शब्द जो है हिंदी में बहुत ज्यादा हमने ग्रहण किए हैं फारसी से। मूल रूप से ईरानी शाखा के 2 भेद हैं। ईरानी के इतिहास क्रम में, अब ईरानी के भी इसके 2 भेद हैं, और इसके ऐतिहासिक क्रम में इसके 3 रूप पाए गए हैं, प्राचीन ईरानी, मध्यकालीन ईरानी और एक आधुनिक ईरानी। ठीक है, और यहाँ हम प्राचीन ईरानी की बात करेंगे तो इसके भी 2 रूप हैं, अवेस्ता और प्राचीन फारसी। अवेस्ता जो है ये जरस्त्रुर के उपासक पारसी अवेस्ता की तरह महत्व देते हैं, उसी तरह का महत्व देते हैं जैसे भारतीय आर्य वेदों को देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने वेदों को जितना महत्व देते हैं और जितना प्राचीन और जितना सम्मान प्राचीन मानते हैं, उसको सम्मान देते हैं, वैसे ही जो जोराष्ट्रियन धर्म के उपासक
फारसी के अवस्था को वही महत्व देते हैं। अवस्था का अर्थ है शास्त्र या ज्ञान। अवस्था में गाथाएं लिखी गई थी जो वेदों के समान मानी जाती हैं। अवस्था में ईश्वर को अहुर मजदा यानी असुर मेधा कहा गया है। अवस्था में सोम, मित्र, वरुण, अर्यात आदि देवताओं का उल्लेख है। अवस्था की भाषा संस्कृत से काफी निकट है। इसमें 8 कारक, 3 वचन, 3 लिंग है। क्रिया रचना में भी साम्य है। ध्वनि परिवर्तनों के साथ रखकर देखें तो संस्कृत और अवस्था में हम लोग साम्य देख सकते हैं। जैसे अवस्था में हम कहेंगे आदिम पे रे सत जर थु स्त्रो। संस्कृत में कहेंगे आतंग पृच्छत जरष्ठोष्ट्र जर जरठोष्ट्र। अवस्था में कहेंगे को नरे अहि, ठीक है। हिंदी में कहेंगे को नरो असी। तो आप देखिए कितनी ज्यादा भाषागत समानता है अवस्था में और संस्कृत में, ठीक है। जो सबसे प्राचीन शाखा है ईरानी की अवस्था, उसमें और संस्कृत में समानता काफी ज्यादा है। प्राचीन फारसी भी संस्कृत भाषा से बहुत मिलती थी। ये भाषा साम्य आधुनिक फारसी तक परिलक्षित होता है। फारसी के सैकड़ों शब्दों के समान भारतीय भाषाओं में देखे जा सकते हैं। उर्दन यानी करना, खरीदना यानी कृत, खरीदन यानी कृत, बर्फ, वप्र, दस्त, हस्त या हाथ से दस्त, खुदा, इसको हिंदी संस्कृत में कहा गया स्वधा, दुख्तर यानी इसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं दुहित्र, पुत्री, उसको फारसी में दुख्तर कहते हैं बेटी को। ऐसे अश्व हम कहते हैं तो यश्व कहते हैं, स का फर्क है। साया, छाया को इन्होंने साया कहा, ठीक है। कुछ उपसर्ग जैसे बे, बेचारा, क्योंकि देखिए आप क्योंकि फारसी भाषा के शब्द इतनी आसानी से हिंदी में समाहित हो जाने के पीछे कारण भी है कि कहीं ना कहीं इनकी जड़ जो है एक थी, इनकी रूट जो है एक थी, और इस कारण जो है जितनी सहजता से और सरलता से हमने फारसी के और अरबी भाषा के शब्दों को अपनाया, उतनी सहजता से हिंदी ने किसी दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाया नहीं है। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ा जो ऐतिहासिक कारण रहा है। मध्यकालीन फारसी भाषा का नाम पहलवी है। यह अपभ्रंश से बहुत मिलती है। इसका आरंभिक ग्रंथ महाकवि फिरदौसी का शाहनामा है, ठीक है। उनके जो महाकवि से हमारे यहाँ पे संस्कृत के महाकवि कालिदास हुए, तो उनके जो मध्यकालीन फारसी भाषा है उसे हम पहलवी कहते हैं, और उसके जो महाकवि हैं उनको फिरदौसी हैं, और उनका जो ग्रंथ है वो है शाहनामा। आधुनिक ईरानी में फारसी आधुनिक भाषा और बलूचिस्तान की बलूची भाषाएं शामिल हैं। आधुनिक फारसी ने अरबी लिपि अपनाई और अरबी भाषा के सैकड़ों शब्दों को ग्रहण किए। फारसी की अपनी काव्य परंपरा है जो उर्दू भाषा में भी अपनाई गई। बाद में जब इस्लाम आया और इस्लाम का प्रभाव अरब से फैला, तो उसके साथ साथ अरबी भाषा का प्रभाव भी बहुत ज्यादा प्रसारित हुआ, और फारसी भाषा के ऊपर भी अरबी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। अरबी भाषाओं के शब्दों को इन्होंने ग्रहण किया, ठीक है। और आज की डेट में अच्छी विकसित भाषा फारसी मानी गई। दरद क्या है? दरद के बारे में आप अगर ये जानेंगे कि शब्द का संस्कृत का ही शब्द है दरद, जो दूसरी शाखा है ना। ये शाखा, इसमें कंफ्यूज मत होइए। ये यहाँ मैंने बताया था आपको, देखिए ईरानी है ना, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया, पूरा उसका ऐतिहासिक क्रम जाना। अब दूसरा है दरद, और फिर तीसरा भारतीय। तो दरद को देख लेते हैं। दरद ये संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है पर्वत। इस परिवार की प्रमुख भाषा कश्मीरी है। इसका प्रभाव मराठी, सिंधी, पंजाबी पर भी है। पश्तो की भांति दरद भी भारतीय और ईरानी के बीच की भाषा है। पश्तो की भांति दरद भी भारतीय और ईरानी की बीच की भाषा है। जैसे पश्तो जो है वो भी भारत और ईरान के बीच की भाषा है, वैसे ये भी बीच की भाषा है भारत और ईरान की। पश्तो ईरानी की ओर झुकी हुई है तो दरद भारत की, ठीक है। पश्तो ईरानी की ओर झुकी है तो दरद भारतीय की ओर झुकी है। प्राचीन काल में दरद भाषाओं को भारतीय परिवार की भाषा, भारतीय भाषाओं का ही समझा गया था, और उन्हें पैसाची प्राकृत की संज्ञा दी गई थी। परंतु अब इसे भारतीय आर्य भाषाओं से भिन्न एक स्वतंत्र उपभाषा माना गया। पहले भाषा वैज्ञानिकों ने इसे जो भारत की भाषा परिवार जो थे, जैसे हमारे आधुनिक आर्य भाषा है, उनमें से एक भाषा माना गया था, और इसे पैसाची प्राकृत की संज्ञा दी गई थी। लेकिन अब इसे एक अलग स्वतंत्र उपभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया। और अंत में जो तीसरा आया, ये आर्य भाषा परिवार। इस उपवर्ग में कश्मीरी के अतिरिक्त भारत में बोले जाने वाली अन्य आर्य भाषाएं तथा संस्कृत, हिंदी, बंगला, गुजराती, ये सारी भाषाएं इसमें आ जाती हैं। इसे इंडो आर्यन लैंग्वेज भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो अब हम चर्चा करेंगे, इसके लिए अब हमको एक क्लास और चाहिए जिसमें हम चर्चा कर पाएंगे आर्य भाषा परिवार, क्योंकि ये फिर एक अलग विषय है, अलग चैप्टर है।
और इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। जो तीसरी शाखा है इसके इंडो ईरानियन जो शाखा है उसका जो तीसरा वर्ग है आर्य भाषा परिवार का, ये हमारा इसका दूसरा पार्ट है और इसमें हम फिर कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। और आज हम लोग इसको कक्षा को यहीं पे रखते हैं और इस पे बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं आप उनको पूछिए ताकि हम इस पे चर्चा कर सकें। जी सर, विद्यार्थी आपसे